मित्रों नमस्कार। मैं आपको 4 अप्रैल 2026 के दिन जो ये ईरान और अमेरिका और इज़राइल का जो ये युद्ध हो रहा है, इसमें जो अमेरिका का जो विमान है वो डिस्ट्रॉय हुआ, डैमेज हुआ और उसका जो पायलट है वो एग्जिट वहाँ से हुए और वो किस प्रकार बचे ये कहानी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको विश्व में अमेरिकन पायलट्स के कुछ विशेष अन्य कहानियों पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मित्रों, अमेरिकी पायलटों के सुरक्षित बचने की पहले भी बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत ही रोमांचक कहानियाँ हैं। इसमें एक कहानी है कैप्टन चेस्ली की। चेस्ली जो थे वो हडसन नदी का चमत्कार के नाम से भी ये कहानी प्रचलित है और सुनी जाती है और इस पर फिल्म भी बनी बाद के दौर में। तो ये कहानी इस प्रकार है कि 15 जनवरी 2009 की दोपहर को यूएस एयरवेज की उड़ान संख्या 1549 ने न्यूयॉर्क के लागड़िया एयरपोर्ट से चार्लोट के लिए उड़ान भरी। विमान में 155 यात्री सवार थे। उड़ान भरने के 2 मिनट के बाद ही लगभग 2800 फीट की ऊंचाई पर विमान पक्षियों के एक झुंड, जो कनई वो गीज होते हैं ना, कनड़ाई, तो वो गीज पक्षियों से टकरा गया। तो इसके कारण उसके दोनों इंजन जो हो गए खराब हो गए। ऊंचाई पर विमान पक्षियों के झुंड से प्राय टकराते ही हैं और ये इसमें खास बात ये हुई कि इसके दोनों जो इंजन हैं वो खराब हो गए। तो कैप्टन तुरंत ये समझ गए और वो पूरा, लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनका 40 साल का अनुभव था विमान को चलाने का, तो वो पूरी तरह शांत हो गए, शांत रहे। उन्होंने यात्रियों को इसका आभास नहीं होने दिया प्रारंभ में। तो इंजन फेल होने के कारण विमान एक भारी ग्लाइडर की तरह गिरने लगा। तो जैसे ग्लाइडिंग होती है ना, ऐसे 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 करके ग्लाइडर, तो ग्लाइडर की तरह वो गिरने लगा। तो कैप्टन सली के पास बहुत कम समय था, वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, कंट्रोल भी विमान नहीं आ रहा है। तो वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि सोचा कि इसको आसपास के किसी हवाई अड्डे पर उतार दें। उनको जो ग्राउंड से जो ये संदेश भी गया कि आप इसको उतार लें, लेकिन उस जहाज में इतनी भी उड़ान क्षमता नहीं थी कि वो आगे जाके किसी एयरड्रम में ग्राउंड कर सके और लैंड कर सके। ऐसा भी उसमें क्षमता ही नहीं थी, उड़ने के दोनों इंजन खराब हो चुके थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो कंट्रोल टावर की जो सलाह थी वो उस पर वो कैसे काम करते, कैसे उनके आदेश को मानते। तो उन्होंने महसूस किया कि अगर ये विमान अगर शहर में गिर जाएगा तो इसमें 155 यात्रियों के साथ साथ पायलट भी के नुकसान के साथ साथ वो शहर के लोग जहाँ गिरेगा जहाज, तो उनको भी बहुत नुकसान होगा। तो कैप्टन सली ने एक साहसिक फैसला किया, उसी फैसले की तारीफ है। साहसिक फैसला किया। उन्होंने क्या किया कि विमान को हडसन के बर्फीले पानी में उतारने का निर्णय लिया। हडसन नदी जो है उसका जो जहाँ पर ऊपर ठंडा इलाका है, जहाँ बर्फ़ से वो नदी लगभग जमी रहती है, वहाँ पर उतारने की उन्होंने मन में प्रेरणा करी।
और उन्होंने यात्रियों से कहा, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, यानी टक्कर के लिए तैयार रहें। उन्होंने बहुत ही कुशलता से विमान को पानी की सतह पर इस तरह से उतार दिया कि वो विमान को खरोच तक नहीं आई, टूटा ही नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, और विमान पानी में तैरने लगा। न्यूयॉर्क की कड़ाके की ठंड में स्थानीय नावों और फेरियों ने तुरंत मदद पहुंचाई। कैप्टन सली तब तक विमान से बाहर नहीं निकले जब तक उन्होंने 2 बार पूरे कैबिन की जांच नहीं कर ली कि कोई अंदर छूटा तो नहीं है। विमान में सभी यात्री 155 यात्री सकुशल बच गए और पक्षियों से टकराने से लेकर नदी में उतरने तक की पूरी घटना 208 सेकंड में घटित हो गई। 208 सेकंड्स में ये सब कुछ हो गया। टकराए, पक्षी से जहाज टकराया और उन्होंने निर्णय लिया हडसन नदी के बर्फीले उसमें जो जमा हुआ पानी था उस पर उतार दिया। तो ये सब घटना में मात्र 208 सेकंड लगे। तो कैप्टन सली का ये 40 साल का अनुभव ने काम किया और उनके शांत दिमाग ने इस चमत्कार को कर दिखाया। यानी विपत्ति में जब कोई भयानक आपदा होती है तो आप क्या कहते हैं, आप शांत बने रहें। शांत बने रहेंगे तो आपको सोचने का मौका मिलेगा और सोचेंगे तो आपका निर्णय सही रहेगा। तो इस घटना पर 2016 में सली नाम की एक बेहतरीन फिल्म बनी जिसमें टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई। टॉम हैंक्स ने पायलट का रोल किया तो उन्होंने उसकी भूमिका निभाई। इसमें बहुत अच्छी पिक्चर बनी। इसी प्रकार क्या हुआ कि 1980 और 1988 में ईरान इराक युद्ध जब हुआ था तब क्या हुआ कि एक F-14 अमेरिका का जो विमान है उसने भी बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया। ईरानी पायलटों की जांबाजी की सबसे मशहूर कहानियों में से एक कैप्टन जावेद फखरी या कर्नल जलील जंदी की है। जलील जंदी को इतिहास का सबसे सफल F-14 पायलट माना जाता है। तो कर्नल जंदी की बहादुरी की कहानी क्या है कि ईरान युद्ध के दौरान जलील जंदी ने अमेरिकी F-14 टॉमकैट उड़ाते हुए इराक के 11 विमानों को मार गिराया था। लेकिन सबसे रोमांचक कहानी उनके सुरक्षित बचने और विमान को वापस लाने की है। उन्होंने क्या किया, इराक के 11 विमानों को मार गिराया जलील जंदी ने। वो F-14 विमान उड़ाते। तो ये मिशन में क्या था कि मिशन के दौरान जंदी का सामना इराक के आधुनिक मिराज F-1 विमान से हुआ। हवा में हुई इस लड़ाई डॉग फाइट के दौरान एक इराकी मिसाइल उनके विमान के पिछले हिस्से में जा लगी। विमान का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। विमान तेजी से नियंत्रण खो रहा था। आमतौर पर ऐसी स्थिति में पायलट तुरंत इजेक्शन सीट, विमान से बाहर कूदने वाली सीट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जंदी जानते थे कि वे दुश्मन के इलाके के बहुत करीब हैं। अगर वे वहां कूदते हैं तो उन्हें युद्धबंदी बना लिया जाएगा। तो वो पहले समझ गए कि युद्धबंदी बना दिया जाएगा। इसलिए जंदी ने अविश्वसनीय साहस का परिचय दिया। जंदी ने उन्होंने जलते हुए विमान के साथ ही उड़ान जारी रखी और उसे किसी तरह ईरानी सीमा के भीतर ले आए। जब विमान के इंजन ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया तब उन्होंने उसके रडार इंटरसेप्ट अधिकारी RIO ने सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर दिया। वे घायल जरूर हुए लेकिन दुश्मन के हाथ नहीं आए। यानी ईरानी
जब वो उनकी सीमा आ गई तब उन्होंने इजेक्ट किया उस जहाज से। तो अमेरिकी वायुसेना यूएस एयरफोर्स के एक जांबाज पायलट के पहाड़ी में दरार में छिपकर बचने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी और मैं आपको सुनाता हूँ। वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उस कहानी का जो पायलट है उसका नाम था कैप्टन स्कॉट ओग्रेडी। कैप्टन स्कॉट ओग्रेडी। यह घटना है 1995 की और ये युद्ध का नाम है बोस्निया युद्ध। तो उनकी बोस्निया युद्ध में तैनाती हुई और कैप्टन स्कॉट ओग्रेडी 2 जून 1995 को अपने F-16 फाकलैंड विमान से बोस्निया के ऊपर नो फ्लाई जोन की निगरानी कर रहे थे। तभी जमीन से छोड़ी गई एक सर्व मिसाइल SA-6 ने उनके विमान के परखच्चे उड़ा दिए। ओग्रेडी ने तुरंत इजेक्ट किया और दुश्मन के इलाके में पैराशूट से नीचे उतर गए। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि सर्व सैनिक उन्हें ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल गए। तो अपनी जान बचाने के लिए वो पहाड़ों के बीच एक गहरी दरार और झाड़ियों में छिप गए। दुश्मन के सैनिकों ने उनसे मात्र कुछ फीट की दूरी पर ही थे, जहां तक उनकी राइफलों की आवाज और कदमों की आहट ओग्रेडी साफ सुन सकते थे। ओग्रेडी ने 6 दिनों तक उन पहाड़ों में भूख और प्यास की लड़ाई लड़ी। खाना जब तक वो जीवित रहने के लिए वहाँ तब क्या कर रहे थे, घास खा रहे थे, चींटियाँ खा रहे थे, कीड़े खा रहे थे। पानी के लिए वो स्पंज से ओस की बूंदें इकट्ठा करते और बारिश का पानी पी रहे थे। तो इस ढंग से बारिश का पानी, ओस की बूंदों, इस ढंग से उन्होंने अपने दिन वहाँ पर गुजारे। वो दिन भर छिपकर रहते और रात में अंधेरे में अपनी जगह बदल देते। तो इस ढंग से वो वहाँ पर कर रहे थे। तो 6 दिनों के बाद उन्होंने अपने छोटे रेडियो का उपयोग करके बहुत ही संक्षिप्त सिग्नल भेजा। उनकी यूनिट ने उस सिग्नल को पकड़ लिया और उनकी पहचान की पुष्टि कर दी। तो 8 जून को भोर के समय अमेरिकी मरीन कोर यूएस मरीन ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 2 CH-53CA स्टैलिन हेलीकॉप्टर, कोबरा गनशिप और हरियर जेट्स के साथ दुश्मन के इलाकों में घुसे। ओग्रेडी झाड़ियों में से निकलकर तुरंत दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ गए। मरीन सैनिकों ने उन्हें तुरंत अंदर खींच लिया। लौटते समय सर्व सैनिकों ने हेलीकॉप्टर पर गोलियां और मिसाइल भी चलाई, लेकिन किस्मत से कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस सच्ची घटना पर आधारित 2001 में प्रसिद्ध फिल्म बनी बिहाइंड एनिमी लाइंस। क्या बनी? बिहाइंड एनिमी लाइंस। तो इस कहानी में पायलटों की जो सर्वाइवल, इवेशन, रेजिडेंस एंड एस्केप की ट्रेनिंग है वो उनको उनके काम आई है और आ रही है। तो इसी प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार ओग्रेडी ने 6 दिन में अपने बचने के लिए अपनी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग और बड़े हार्ड ट्रेनिंग को थैंक यू कहा और वो जिम्मेदार बताया कि अगर ये ट्रेनिंग नहीं होती तो वो बच नहीं पाते। तो इस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी प्रकार अभी जो ये 4 अप्रैल 2026 को ये घटना हुई, इसमें भी पायलट को बड़ी ट्रेनिंग दी थी। तो इसमें अब तो बहुत आधुनिक उपकरण अभी आ गए ना, तो उन आधुनिक उपकरणों का उपयोग भी ये लोग कर रहे हैं। मैं अपनी इसमें वीडियो में थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालूंगा ताकि विद्यार्थी को पता चले कि आजकल कितनी टेक्नोलॉजी हो रही है और कैसे कैसे उसका यूज़ हो रहा है और कैसे पैसे ये जो पायलट हैं ये अपने को बचा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 4 अप्रैल 2026 की एक अत्यंत साहसी हालिया की घटना है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे तनाव के दौरान यह एक बहुत बड़ी सैन्य घटना साबित हो गई है। शुक्रवार की रात अमेरिकी वायुसेना का F-15E स्ट्राइक ईगल 494 फाइटर स्क्वाड्रन दक्षिण पश्चिम ईरान की पहाड़ी इलाके कोहोगीव और बोयर
अहमद प्रांत के ऊपर से उड़ान भर रहा था। तो ईरानी हवाई रक्षा प्रणालियां एयर डिफेंस ने विमान को निशाना बनाया और उसे मार गिराया। विमान में 2 चालक दल के सदस्य थे, एक पायलट और एक हथियार प्रणाली अधिकारी WSO। क्रैश के तुरंत बाद दोनों ने सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर दिया। पायलट को अमेरिकी बचाव दल CSAR ने कुछ ही घंटों के भीतर एक अत्यंत जोखिम भरे ऑपरेशन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरा अधिकारी WSO लापता रहा। दूसरे अधिकारी के लिए स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। ईरानी राज्य मीडिया ने स्थानीय नागरिकों से अपील की थी कि वे अमेरिकी पायलटों को ढूंढने में मदद करें और उन्हें पकड़ने पर इनाम की घोषणा भी की गई। तो 4 अप्रैल 2026 की उस ठंडी और पहाड़ी रात में जब अमेरिकी पायलट ईरान के कोहिलो बोयर अहमद प्रांत के बर्फीले चोटियों में एक दरार में छिपा था, तब उसे सर्वाइकल सूट से उसकी जान बचाने का एक मुख्य रक्षक भूमिका निभाई। सर्वाइकल सूट तो क्या था, ये जो मैं अभी कह रहा था ना कि मैं अपने वीडियो में ये बताऊंगा कि आजकल कुछ नई प्रणालियाँ आ गई जो उनको बहुत सुरक्षा प्रदान कर रही है। उसमें क्या है, जो ये सर्वाइवल सूट है ना, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें क्या होता है, थर्मल रेगुलेशन होता है, हीट मैनेजमेंट होता है। तो जब वो ठंडा इलाका होता है ना, जहाँ बिल्कुल बर्फ़ होती है, तो वहाँ वो को हीट मैनेजमेंट की वजह से, थर्मल हीट मैनेजमेंट की वजह से उनको ठंड नहीं लगती है पायलटों को। तो एक ये उसका फ़ायदा होता है। तो इसमें भी ये जो हीट मैनेजमेंट सिस्टम है ये काम आया, क्योंकि वो बहुत ऊपर ठंडे इलाके में वो पायलट वहाँ पर गिरे जो अधिकारी थे। तो वहाँ क्या हुआ कि ईरान ने उन ऊंचे पहाड़ों, ईरान की ऊंची पहाड़ों में रात का टेम्परेचर तो बहुत ही ठंडा होता है और दिन का भी ठंडा होता है, वहाँ बर्फ़ भी गिरती है। तो इस सूट में एरोजेल एक होता है, एरोजेल होता है जो विशेष नैनो फाइबर्स की परतें से घिरा होता है, और यह जो होता है शरीर को प्राकृतिक गर्मी को अंदर ही अंदर कैद कर लेता है, लेकिन पसीने को बाहर निकलने देता है ताकि शरीर गीला होकर ठंडा ना हो जाए। यानी पसीना तो बाहर निकलेगा लेकिन शरीर की गर्मी बनी रहेगी। ये बहुत ही लेटेस्ट टाइप का है, लेटेस्ट है। तो अब इसमें क्या है, हाइपोथर्मिया से ये भी बचाव कर लेता है कि जब पायलट घंटों तक बिना हिले डुले छुपे दरार में छिपा रहा, तब क्या हुआ, इस सूट ने उसे हाइपोथर्मिया के शरीर में तापमान ठंडा करने या गिरने किससे बचाए रखा। और इसमें जो होता है इंफ्रारेड कैमोफ्लाज होता है जो अदृश्य कवच का काम करता है। तो ईरानी सेना के पास उन्नत थर्मल ड्रोन, हीट सीकिंग ड्रोन्स थे जो शरीर की गर्मी से इंसानों को ढूंढ लेते हैं। पर इस आधुनिक सूट के बाहरी हिस्से पर विशेष मटेरियल की कोटिंग होती है। यह शरीर से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख लेती है या उसे वातावरण में तापमान के साथ मिला देती है। देखिए, उसके बाद तो डिटेक्ट करने की क्षमता है कि वो थर्मल उससे डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पर क्या है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बना है कि ये हीट को ही बाहर नहीं आने देगा। तो सब एक दूसरे का तोड़ है। तो ये अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा। फिर क्या हुआ कि इस आधुनिक सूट के बाहरी हिस्से में मैंने बताया कि एक विशेष प्रकार की मेटा मटेरियल की कोटिंग होती है जो शरीर से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख लेती है या उसे वातावरण के तापमान के साथ मिला देती है। तो आसमान में देख रहे थर्मल कैमरों के लिए पायलट एक चट्टान की तरह ही दिख रहा था, न कि जीवित इंसान की तरह। तो जो थर्मल कैमरे थे ना, वो उसको खोज रहे थे और वो वहाँ अपना रेडिएशन भेज रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था कि वो एक चट्टान का टुकड़ा दिख रहा था उनको, तो वो तो जीवित दिख ही नहीं रहा था किसी प्रकार से, इंसान भी नहीं दिख रहा था उनको। तो इसीलिए तो डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है इसमें। और इसमें एक चीज़ और है, एकीकृत जी सूट और हार्नेस। तो जब विमान को मार गिराया गया तो इजेक्शन के समय शरीर पर 9G से भी ज़्यादा दबाव या गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है, इतना तेज गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है। तो रक्त प्रवाह को नियंत्रण भी ये सूट कर देता है, नहीं तो वेसल्स फट जाएंगी ना बॉडी की, तो वेसल्स को फटने नहीं देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से
शरीर की वेसल फट जाती हैं, कम दबाव में फटती हैं और अधिक दबाव में फटती हैं, दोनों ही कंडीशन में वेसल फट जाते हैं। जब हम ना पानी के अंदर जाते हैं, गोताखोर जाते हैं, तो एक सीमा के बाहर अंदर वो नहीं जा पाते हैं, फिर उनका जो वेसल्स हैं वो दबाव के कारण फटने लग जाती हैं। जाया जा सकता है तो विशेष प्रकार की सूट पहन के आप गोताखोरी कर सकते हैं, तब आप झेल सकते हैं। और वो जो सबमरीन्स होती हैं जो पानी के अंदर जाती हैं, उसमें भी कुछ विशेष सुविधाएं होती हैं, तभी वो पानी के बहुत अंदर तक जाती हैं। इसी प्रकार हवा से बहुत ऊपर जाके जब ब्लड प्रेशर बहुत पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो उस प्रेशर को भी कैसे नियंत्रण करता है, ये सूट होती है, इस प्रकार से नियंत्रण करती है। तो रक्त प्रवाह को नियंत्रण करने वाली सूट होती है। और सूट के पैर पेट वाले हिस्से में हवा के थैले एयर ब्लेडर्स होते हैं, एयर ब्लेडर्स बहुत बड़े बड़े ब्लेडर्स होते हैं, तो वो जो होते हैं वो तुरंत फूल जाते हैं, तो यह खून के पैरों में जमा होने से रोकता है, मस्तिष्क तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है ताकि पायलट बेहोश न हो। सूट के अंदर ही पैराशूट का पूरा सिस्टम बुना होता है, जिससे लैंडिंग के समय झटके से हड्डियां टूटने का कम खतरा हो जाता है। और सर्वाइकल वेस्ट द मैजिक पॉकेट्स होते हैं। सूट के ऊपर पहने जाने वाली वेस्ट में दुनिया भर का सामान समाया होता है, तो उसमें बहुत सारी सामान उस पायलट का हो सकता है। तो ये कहानी है इसमें। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पायलट का जो होता है कि अपनी पेशाब को या गंदे पानी को शुद्ध पीने लायक पानी बनाने के लिए भी उसमें उपकरण होते हैं। तो बताइए कि अगर बाय द वे कहीं पर पानी न मिला तो वो आपकी पेशाब को शुद्ध करके फिर आप उसको पी सकते हैं। तो इतना मतलब उन्नत टेक्नोलॉजी है, आप लगाइए। यो एक है। और दूसरा क्या है कि एक ऐसे लेजर लाइट जो है वो 30 मील दूर उड़ रहे रेस्क्यू विमान को दिख जाती है, लेकिन जमीन पर खड़े दुश्मन को नजर नहीं आती। तो इसमें जो होता है एक ऐसे पाउडर और पट्टियां होती हैं जो गहरे घाव के खून को सेकंडों में जमा देती हैं, क्लॉटिंग करने की शक्ति होती है। अगर मान लो कोई डैमेज हो गया तो खून बाहर नहीं निकल सकता और वहीं पर वो जम जाएगा। तो ये भी प्रणाली इसमें लगी है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये जो 5 अप्रैल की सुबह जब रेस्क्यू टीम पीएलएस पायलट के पास पहुंची तो वो बुरी तरह कांप रहा था। 2-3 दिन तो हो ही गए थे उसको, लेकिन वो सुरक्षित था। टीम के एक सदस्य ने बताया कि पायलट का सूट जगह जगह से कांटों और पत्थरों में फट गया था, फिर भी उसकी अंदरूनी परतों ने उसे जिंदा रखा था। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पकड़ा गया कोई पायलट तो उसके सूट के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को नष्ट करने की ट्रेनिंग दे दी जाती है, ठीक है, कि वो अपना सूट को तुरंत नष्ट कर दे ताकि टेक्नोलॉजी न पता चले दूसरे देश को। तो रविवार 5 अप्रैल को अमेरिकी सेना के इतिहास में यह सबसे साहसी बचाव अभियान में शामिल हो गया है। और मुझे आशा है, क्योंकि पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं इन कहानियों पे, तो ये जो 5 अप्रैल की कहानी है, ये जो घटना हुई है, इस पर भी भविष्य में कोई ना कोई फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, तो उसको भविष्य में देखा जाएगा। तो अब क्या है कि मैं ये कह रहा था कि सैकड़ों सैनिक और दर्जनों विमान यहाँ पर ढूंढ रहे थे उस पायलट को, लेकिन वो पायलट सुरक्षित ईरानी सेना को और ईरानी उपकरणों को चकमा देते हुए बच गया, या साहसी जो बचाव दल है उसने अपने लापता अधिकारी को बचा लिया। तो ईरानी सुरक्षा बलों और अमेरिकी बचाव दल के बीच में गोलाबारी भी हुई, जिसमें ईरान के क्रांतिकारी गार्ड IRGS के कुछ सदस्य मारे भी गए। मतलब पता लगभग चल गया होगा इस जगह पे, तो भी वो आ गए थे वहाँ पर, तो इनके बीच युद्ध भी हुआ। ये जो अमेरिका के सैनिक उसको रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, तो इसमें पता चला है कि कुछ IRGC के जो सैनिक हैं और जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो मारे गए। और जो लापता अधिकारी को घायल अवस्था में जिन लोगों ने सुरक्षित निकाला जो थे, वे बड़े साहसिक लोग थे। और F-15E स्ट्राइक इंजन और एक A-10 वॉर्थहॉक
को भी ये शायद नुकसान पहुंचा था इस घटना में। तो कोगियो और बोयर अहमद प्रांत के दुर्गम पहाड़ में ये घटना हुई थी। तो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इस मिशन को ट्रूथ सोशल पर वी गॉट हिम लिखकर इस सफलता का जश्न भी मनाया है उन्होंने। और इस अमेरिकी सैन्य इतिहास का यह सबसे साहसी ऑपरेशन इसको बताया है उन्होंने। और यह घटना दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में तकनीक के साथ साथ एक सैनिक की व्यक्तिगत हिम्मत और छिपने की कला कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस मिशन की सफलता के पीछे केवल पायलट की हिम्मत ही नहीं, बल्कि अमेरिकी वायुसेना USAF की गुप्त तकनीक और जादुई उपकरणों का भी हाथ है। विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम ईरान की पहाड़ी और सक्रिय युद्ध क्षेत्र में इस रेस्क्यू को अंजाम देने के लिए इन अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। तो C-22B ऑस्प्रे साइलेंट रेस्क्यू मशीन यह ऑपरेशन का मुख्य नायक था। यह एक ऐसे विमान है जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकता है और हवाई जहाज की तरह तेज गति से उड़ सकता है। यानी वो सीधे ऊपर उठेगा और हवाई जहाज की तरह तेज से भाग जाएगा। तो इसमें जो है टेरेन फॉलोइंग रडार लगा रहता है और जो इसे रात में घने अंधेरे में पहाड़ों के बिल्कुल करीब पेड़ों की ऊंचाई पर और उड़ने में मदद करता है, जिससे दुश्मन के रडार इसे देख नहीं पाते हैं। और इसके इंजनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनकी आवाज़ दूर तक नहीं जाती, जिससे दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कोई विमान उनके इलाके में घुस चुका है। तो स्टेल्थ सर्वाइकल रेडियो FRC 112G, तो जब पायलट पहाड़ों की दरार में छिपा था तो उसने साधारण रेडियो का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे दुश्मन आसानी से ट्रेस करता था। यदि साधारण उससे करते तो दुश्मन का जो है वो पकड़ लेते उनको सिग्नल्स को। तो उन्होंने क्या किया, LPI एक नई टेक्नोलॉजी है, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट। यह रेडियो की बहुत छोटी तरंगें हैं या लो वेव लेंथ की हैं। और ये जो लो वेव लेंथ की जो रेडियो तरंगें हैं, ये क्या है, इंक्रिप्टेड है सिग्नल भेजते हैं। तो उसने भी इंक्रिप्टेड सिग्नल भेजा जिसको आप इंक्रिप्ट नहीं कर सकते, कि इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लो वेवलेंथ की होती हैं। तो ये इसने भेजा, इस पायलट ने, जो सह पायलट था। तो यह जो सिग्नल इतना छोटा होता है कि दुश्मन के रडार उसे बैकग्राउंड शोर समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट और रेस्क्यू विमान उसे तुरंत पहचान लेते हैं। तो उन्होंने जब ये संदेश भेजा तो उसके बाद उनका रेस्क्यू संभव हुआ। तो अब इसमें क्या है कि नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग होती है, CPNVG-18। तो इसमें क्या है, बचाव दल ने 4 लेंस वाले पैनोरेमिक नाइट विजन चश्मों का उपयोग भी किया था। इसमें उन्हें 190 डिग्री का दृश्य दिखता था। उन्होंने थर्मल कैमरों की मदद से पहाड़ों की दरारों में छिपे पायलट के शरीर की गर्मी हीट सिग्नेचर को पहचान लिया था, जबकि नग्न आंखों से वो अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देख रहा था। तो A-10C वॉटलॉक जो हवाई सुरक्षा कवच है, उसमें क्या है कि जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पायलट को उठा रहा था तब आसमान में A-10 वॉटलॉक विमान चक्कर लगा रहा था। उनका काम था कि अगर कोई ईरानी सैन्य टुकड़ी पायलट के करीब आने की कोशिश करे तो वो अपनी 30 mm की गेटलिंग गन से उन पर रोक लगा सके और फायर कर देगा वो। तो यह विमान फ्लाइंग टैंक की तरह होता है, जैसे एक टैंक होता है ना जमीन में टैंक, बस उसी प्रकार का एक टैंक नुमा जहाज होता है। तो वो वहाँ पर तैनात था, तो जो पायलट की सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा था, तो पायलट को कर रहा था। तो रेस्क्यू टीम ने बताया कि जब वे पहाड़ों के उस दुर्गम दरार के पास पहुंचे तो पायलट ने एक इंफ्रारेड स्ट्रॉब लाइट जलाई। यह लाइट केवल उन सैनिकों को दिख रही थी जिन्होंने नाइट विजन चश्मा पहना था। हर एक को नहीं नजर आया था, नाइट विजन चश्मा जिसने पहना उसी को ये दिख रही थी। तो दुश्मन के लिए वहाँ अभी भी पूरी तरह अंधेरा था। इस तरह के मिशन के लिए पायलटों को
स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि कैसे अपनी हीट सिग्नेचर, शरीर की गर्मी को कम किया जाए ताकि दुश्मन के थर्मल ड्रोन उन्हें ढूंढ न सके। देखिए, ड्रोन भी इतने होशियार, इतने चतुर बना दिए गए हैं कि वो थर्मल ड्रोन जो हैं वो क्या करते हैं, गर्मी से ढूंढ ले रहे हैं। तो वो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपना थर्मल रेडिएशन कम से कम बाहर करें। वैसे उनकी जैकेट में वो होता ही है वो। तो ये चीज़ है, ये सब ट्रेनिंग का दौर है, ट्रेनिंग उनकी अच्छी होती है। तो 5 अप्रैल 2026 की सुबह जब सूरज की पहली किरण ईरान के दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी की चोटियों पर छू रही थी, तो तब क्या हुआ कि ऐतिहासिक फाइल रेडियो मैसेज गूंजा जिसने ऑपरेशन को सफल बनाया। रेस्क्यू टीम जो थी उसमें पायलट के बीच ये संवाद किसी हॉलीवुड फिल्म की क्लाइमैक्स से कम नहीं था। यहाँ उस पर बातचीत के कुछ अंश मैं बता रहा हूँ। वो क्या है कि कोड नेम और पहचान, उसका जो आइडेंटिफिकेशन हुआ ना, वो उसके कोड नेम से हुआ। तो ये कोड उसको दिया था। तो वो कोड क्या था कि वो भी मैं बताता हूँ। उसका कोड था अपाचे 21। कोड का नाम अपाचे 21, ये कोड था। तो पायलट का कोड मैंने बता दिया आपको, अपाचे 21 था। जब अमेरिकी जाली ग्रीन H-60W हेलीकॉप्टर पहाड़ के पास पहुंचा तो पायलट ने अपने इनक्रिप्टेड रेडियो पर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, पायलट ब्रेवो लीडर, यह अपाचे 21 है। क्या कहा पायलट ने? पायलट ने कहा, ब्रेवो लीडर, यह अपाचे 21 है। मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं अपनी पोजीशन पर स्थिर हूँ। ये संदेश दिया उसने। तो रेस्क्यू टीम ने क्या किया? अपाचे 21 की पहचान की पुष्टि करी और आपके पसंदीदा पालतू जानवर का नाम क्या है, ये पूछा। तो यह एक गुप्त सुरक्षा सवाल था जो केवल पायलट के रिकॉर्ड में ही था। देखिए, एक मतलब डबल आपका वो दे दिया है ना, कि एक तो उसने कोड बताया, बाय द वे उसको कोड मिल भी जाता तो आप उसको डबल क्या कि अब उसके कुत्ते का नाम तो उसी को पता होगा, दूसरे को नहीं होगा। तो ये डबल सिक्योरिटी का कोड हो गया। तो डबल सिक्योरिटी का कोड पूछा कि आपके पालतू कुत्ते का नाम क्या है। तो उन्होंने, पायलट ने अपने पालतू कुत्ते का नाम बता दिया। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, कोड नेम की आइडेंटिफिकेशन, डबल आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो अब उन्होंने पहचान लिया कि हाँ, यही अपना आदमी है, यही पायलट है, यही सही है। तो अंतिम दिशा निर्देश, द फाइनल स्टेज उन्होंने दिया कि पहचान होने के बाद रेस्क्यू टीम ने उसे सिग्नल देने को कहा, क्योंकि पहाड़ों की दरारों के कारण उसकी सटीक जगह अभी नहीं दिखाई दे रही थी, यानी कहाँ पर है ये नहीं पता चल पा रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी सही पोजीशन दें। तो रेस्क्यू टीम को पहचान पक्की हो गई। अपाचे 21 उनको मिल गया 21 कोड, और अपनी IR जो है स्ट्रॉब इंफ्रारेड स्ट्रॉब चालू करें। उन्होंने बोला, हम 20 सेकंड में आपके ऊपर से होंगे, सावधान रहें, इलाके के में दुश्मन की हरकत देखी गई है। उन्होंने कहा कि आसपास दुश्मन भी है, यानी ईरान की सेना आसपास है, ये उन्होंने संदेश दिया। तो पायलट ने बोला, स्टॉप चालू है, मैं दरार के मुहाने पर आ गया हूँ, जल्दी करें, यहाँ बहुत ठंड है। देखिए, उतनी बड़ी वो जैकेट पहनने के बाद, थर्मल जैकेट पहनने के बाद भी उनको ठंड लग रही थी पायलट को। तो कितना ठंडा इलाका रहा होगा, आप बताइए। तो फिर क्या हुआ, तुरंत जो रेस्क्यू टीम है उनके जो ये फिर शब्द थे, ये आखिरी शब्द थे, पिकअप। ठीक है। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर से PJ बचाव कर्मी केबल के जरिए नीचे उतरा, एक तार जैसा होता है केबल, उससे नीचे उतरा तो पायलट को अपने सीने से लगाया। पायलट के चेहरे पर बहुत राहत महसूस हुई और उसे रेडियो पर सुना जा सकता था। जैसे ही हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचे, सुरक्षित रूप से हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ गया और पायलट ने बेस कंट्रोल से संदेश भेजा। पायलट ने, होम बाउंड, टेल माई फैमिली आई एम कमिंग बैक आउट। क्या कहा पायलट ने? होम बाउंड, टेल माई फैमिली आई एम कमिंग बैक आउट, ये उसने कहा। तो घर वापस आ रहा हूँ, घर वापसी हो रही है, ये संदेश कहा। तो मेरे परिवार को बता दो कि मैं वापस आ रहा हूँ, समाप्त। आउट वाले समाप्त, ये शब्द उसने कहे।
तो पायलट की आवाज़ में डर की जगह एक गहरा संयम था जो उसको ट्रेनिंग के दौरान दिया गया था और सभी पायलट्स को दिया जाता है। तो ये ट्रेनिंग का नतीजा है। यह पूरा रेडियो संवाद केवल कुछ सेकंड का था ताकि दुश्मन के सिग्नल डिटेक्टर्स को पता न चल सके। बेस कंट्रोल पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही होम माउंट शब्द सुनाई दिया, पूरे कंट्रोल रूम में तालियों की आवाज़ गूंज गई। पायलट को सुरक्षित रूप से इराक में एक अमेरिकी बेस पर ले जाया गया जहां उसकी मेडिकल जांच हुई। वो अधिकारी जो 48 घंटों तक मौत के साए में पहाड़ों की दरारों में छिपा रहा, अब अपने देश का हीरो बन चुका था। भविष्य में उस पर फिल्म भी बनेगी। इस कहानी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, अंत में जीत इंसानी इच्छा शक्ति और साथी को न छोड़ने के संकल्प की ही होती है। तो 4 अप्रैल 2026 की उस ठंडी और पहाड़ी रात में जब अमेरिकी पायलट ईरान के कोहगीलुए और बोयर अहमद प्रांत की बर्फीली चोटियों के बीच एक दरार में छिपा था, तब उसे सर्वाइकल सूट ने उसकी जान बचाने में एक मूक रक्षक की भूमिका निभाई। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक कहानी आपको सुनाई है। तो आपको कहानी कैसी लगी बताना। अगर ये मेरा एक प्रयास है, मैं अभी नया सोच रहा हूँ इसमें बात बोलने की, तो मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो जा रही हैं कहीं पर अंग्रेजी के, क्योंकि आँख नहीं देख पाता हूँ तो थोड़ा जो जहाँ पर लिखा है मैंने उन शब्दों को मैं अपनी राइटिंग खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये लगा लीजिए, तो मैं अपनी राइटिंग खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि मैं गड़बड़ा जा रहा हूँ, कुछ का कुछ बोल दे रहा हूँ। पूर्व के वीडियो में कई बार मैंने गड़बड़ाया, लेकिन मैंने उसको एडिट नहीं किया, मैंने वैसे के वैसे ही क्या कहते हैं उसको पब्लिश के लिए आप लोगों के पास भेज दिया। हाँ, जो भी होगा देखा जाएगा, आप समझ जाओगे। तो ये मेरे थोड़ा आँखों का कमी है, आँख नहीं देख पाने की वजह से। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रा सब्सक्राइब भी कर देना फिर। धन्यवाद, नमस्कार।